अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे बेसल गेंगलिया के बारे में। बेसिकली लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बेसल गेंगलिया लिखा हुआ है, ये गेंगलिया एक मिसनोमर है। इसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होती है। अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ अगर सीएनएस में हो उसको न्यूक्लियाई कहते हैं, अगर पीएनएस में हो तब गेंगलिया कहते हैं। ये बेसल गेंगलिया क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है इन सीएनएस। ठीक है, अब हम नोट से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये जो एक क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, उसके बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, और उसके बाद थैलेमस इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया क्या होता है, बेसल गेंगलिया आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ये एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि हेट्रोजीनियस हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन ग्रुप को कहते हैं बेसल गेंगलिया। बेसिकली ये होता कहाँ है, ये डीप विद इन ग्रे मैटर में होता है। ठीक है, मतलब कि सेरिबेलम में, सीएनएस में डीप होता है, डीप ग्रे मैटर में ये प्रेजेंट होता है बेसल गेंगलिया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट को। ये किस तरह मॉड्यूलेट करता है, अभी आप एग्जांपल से समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आप अपना हाथ जो है अपनी हथेली को बंद करें तो कोई मसल रिलैक्स हो रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक मतलब मॉड्यूलेशन, कोई एक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि इन मसल्स को कह रहा है तुम जो है रिलैक्स करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये मॉड्यूलेशन वाला काम होता है। ठीक है, ये कौन करता है, बेसल गेंगलिया करता है। ठीक है, ये होता है इसका काम। इट एक्ट लाइक मूवमेंट फिल्टर, सिलेक्टिंग डिजायर्ड मूवमेंट एंड सप्रेसिंग अनवांटेड वंस। अब ये किस तरह होता है, देखें, वही एग्जांपल है। जैसे अगर आप अपनी हाथ बंद करें तो कुछ आप मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, तो सप्रेस कर रहे हैं कुछ मतलब मसल्स को, और जो डिज़ायर्ड मसल्स हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ये एक जॉइंट पे आप मूवमेंट करवा रहे हैं। अगर इस तरह आप मल्टीपल जॉइंट पे किसी जॉइंट को आप रिलैक्स रखें, मतलब मूवमेंट ना करें, कोई आप मूवमेंट किसी जॉइंट से करवाएं, तो वो होता है मूवमेंट फ़िल्टर काम। ये बेसिकली वही काम है, इसका मॉड्यूलेशन वाला ही काम है। ठीक है, बेसल गेंगलिया का बेसिकली काम यही होता है, मॉड्यूलेशन वाला। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है जो कि डीप विद इन ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है, और इसका काम है मूवमेंट को मॉड्यूलेशन करना। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। अब कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं ये देख लेते हैं। इसमें होता है, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, उसके बाद पोटामिन न्यूक्लियस होता है, और ग्लोबस पेलिटस होता है। ग्लोबस पेलिटस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लोबस पेलिटस एक्सटर्नस, और दूसरा होता है ग्लोबस पेलिटस इंटरनस। उसके बाद थैलेमस आता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस आता है, सब्सटेंशिया नाग्रा आता है। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं बेसल गेंगलिया के। हम पिक्चर से देख लेते हैं। ये देखें, ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया हुआ है ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जिस बिल्कुल सेंट्रल में है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल साइड में जो पड़े हुए हैं वो होते हैं थैलेमस। ठीक है, ये दोनों थैलेमस हैं, जिसके नंबर 6 लिखा हुआ है, ये थैलेमस हैं। अब थैलेमस के बिल्कुल साइड में बिल्कुल सफ़ेद सा है रंग, तो इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबस पेलिडस इंटरनस और एक्सटर्नल, दोनों साथ में होते हैं। ग्लोबस पेलिडस न्यूक्लियस आता है, उसके बाद पोटामिन न्यूक्लियस आता है। ठीक है, ये होता है ब्रेन का, ये होता है बेसल गेंगलिया का स्ट्रक्चर। अब देखें, थैलेमस के नीचे, बिल्कुल नीचे क्या पड़ा हुआ है, सब थैलेमस, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है। अगर हम नीचे जाएंगे मिड ब्रेन की तरफ, तो मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के। ठीक है, हम रिपीट करवा लेता हूँ। सेंट्रल में, बिल्कुल सेंट्रल में थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के बिल्कुल साइड में जो थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस के साइड में जो लेटरली अगर हम जाएंगे तो इंटरनल कैप्सूल आएगा। इंटरनल कैप्सूल के साइड में ग्लोबस पेलिडस आएगा, उसके साइड, उसके लेटरली पड़ा हुआ होता है पोटामिन न्यूक्लियस। अच्छा, ऊपर आप देखें, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ये क्योंकि ये कॉर्डेट न्यूक्लियस क्योंकि सी शेप होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, पोटामिन से शुरू होता है, फिर ये थैलेमस के ऊपर से जाकर वापस अमिगडला बन जाता है पोटामिन के नीचे तक, मतलब सी शेप बनाता है। क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है तो एक ही पार्ट इसका आया है। मैं आपको पिक्चर से दिखा दूंगा। ठीक है, ये होते हैं इसके कंपोनेंट्स। अभी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें,
वही पिक्चर है जो मैंने आपको दिखाई, ये बिल्कुल सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के साइड में थैलेमस पड़ा हुआ है, थैलेमस के नीचे बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस और सब थैलेमस पड़ा हुआ है। अगर हम लेटरली जाएंगे तो इसके लेटरली पड़ा हुआ है इंटरनल कैप्सूल, और लेटरली जाएंगे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस और पोटामेन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये होते हैं बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर। और अगर हम मिड ब्रेन में जाएंगे तो वहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा आएगा, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा इसमें होता है, यहाँ पे नहीं बना हुआ, ये आप पिक्चर ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और ये पिक्चर देख लें, वही पिक्चर है, ये थर्ड वेंट्रिकल सेंटर में, उसके साइड में थैलेमस है, और थैलेमस के साइड में जो इंटरनल कैप्सूल है, ये फाइबर्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद ग्लोबस पेलिडस आता है और उसके साइड में पोटामिन आता है, ठीक है। ये होता है बेसल गैंग्लिया। अच्छा, ये भी वही पिक्चर है, सेंट्रल में बिल्कुल थर्ड वेंट्रिकल है, उसके साइड में जो है थैलेमस से इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद जो है ग्लोबस पैलिडस और जो है पोटामिन न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। ये जो हाईलाइट किया गया है ये है थैलेमस, ठीक है। अब एग लाइक शेप होता है थैलेमस का, उसके ऊपर से इसके जो है बिल्कुल साइड में थैलेमस के साइड में क्या पड़ा हुआ है, साइड में होता है यहाँ पे ग्लोबस पैलिडस, और जो उसकी साइड में होता है पोटामिन न्यूक्लियस। अब ये जो सी शेप इसके ऊपर बना हुआ है, ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस ये शुरू भी ऊपर से शुरू भी होता है वहाँ से पोटामिन न्यूक्लियस से, और ख़त्म भी वहाँ पे नीचे से आ जाता है, अमिगडाला बन जाता है और पोटामिन पे ही ख़त्म होता है, ठीक है। इसके ऊपर से गुज़रता है, ये सी शेप इसका शेप होता है इसका कॉर्डेट न्यूक्लियस का, ठीक है। ये हो गई हमारी एनाटॉमिकल हमने पिक्चर देख ली, ठीक है। ये हो गई कंपोनेंट्स, कॉर्डेट न्यूक्लियस, पोटामिन न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, और उसके साइड में होते हैं नीचे होते हैं सब थैलेमस और थैलेमस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गई एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजियोलॉजिकल या फंक्शनली क्लासिफिकेशन करें तो इसमें दो ग्रुप आ जाते हैं, एक तो स्ट्राइएटम आ जाता है और दूसरा लेंटिफॉर्म आ जाता है। अब स्ट्राइएटम क्या है, आप देखें ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, क्योंकि ये मिला होता है पोटामिन के साथ, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी, ये गुजर के आ जाता है थैलेमस के ऊपर से, ठीक है। कॉर्डेट और पोटामिन को एक साथ हम नाम देते हैं स्ट्राइएटम, ठीक है। कॉर्डेट और पोटामिन को हम एक साथ नाम देते हैं स्ट्राइएटम। अब देखें, ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस, एक्सटर्नस और जो है पोटामिन न्यूक्लियस एक साथ पड़े हुए हैं, तो इन तीनों को हम नाम देते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि थैलेमस के साइड में इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के साइड में लेंटिफॉर्म पड़ा हुआ है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जब भी मैं कहूँ स्ट्राइएटम का मतलब है कॉर्डेट और पोटामिन दोनों साथ में, और अगर लेंटिफॉर्म कहूँ तो लेंटिफॉर्म का मतलब है ग्लोबस पैलिडस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स और पोटामिन, ठीक है। ये होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बेसल गैंग्लिया मॉड्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन का काम मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर बनी हुई है अच्छी सी। हम कोई भी मूवमेंट का सोच रहे हैं, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारी कोई भी हम मूवमेंट का सोच रहे हैं, हमने किया कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगा जो कि आएगा बेसल गैंग्लिया के पास और सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ये दोनों के पास सिग्नल्स आएंगे, उनसे कंसल्टेशन लेकर आएंगे हम किस तरह मूवमेंट करें, ठीक है। कौन से मसल को रिलैक्स करवाएं, कौन से जॉइंट्स को रिलैक्स रखवाएं, किस तरह कॉन्ट्रैक्शन करें, ये बेसल गैंग्लिया के पास कंसल्टेशन आती है। फिर बेसल गैंग्लिया इंटरप्रेट करता है पुरानी इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंटरप्रेट करके फिर वापस भेजता है ऊपर सेरिबेलम के पास। इस तरह जो आपने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, इस तरह इस मसल को रिलैक्सेशन करवानी है, ठीक है। तो वापस सिग्नल आता है नीचे मसल के पास, फिर मसल जो है कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिनके पास स्टिमुलेटरी सिग्नल आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिनके पास इनहिबिटरी सिग्नल आएगा वो रिलैक्स होंगी। अब ये पूरा सर्किट होता है जो
बेसल गैंग्लिया में ये पूरा चल रहा होता है, जो बेसल गैंग्लिया इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, ये पूरा सर्किट होता है। अब किस तरह जो है बेसल गैंग्लिया किसी जो है मसल को रिलैक्स करवाता है, किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ये हम देख लेते हैं। बेसिकली इनपुट फाइबर्स इसके होते हैं जो कि स्ट्राइएटम के पास आते हैं, जो कि सेरिब्रम से स्ट्राइएटम के पास आते हैं। स्ट्राइएटम मैंने बताया कॉर्डेट और पोटामिन, इनके पास फाइबर आते हैं इनपुट, और इनसे आउटपुट जो फाइबर निकलते हैं वो निकलते हैं ग्लोबस पेलिडस इंटरनस से। ठीक है, ग्लोबस पेलिडस इंटरनस से थैलेमस की तरफ जाते हैं। अब वो फाइबर जो होते हैं इनहिबिटरी फाइबर होते हैं, वो ऑटोमेटिक ब्रेक टाइप काम करते हैं। अगर हम उसको कुछ भी ना कहें, ना स्टिमुलेशन दें, ना इनहिबिशन करें, वो अपने आप ही ब्रेक का काम करेंगे। तब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कोई देखें हम कोई यहाँ पे हम अगर इसको स्टिमुलेट करें, ठीक है, अगर हमें कोई मूवमेंट नहीं करवानी, ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं ये मूवमेंट नहीं करवानी, तो यहाँ पे हम इस फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे। अगर ये स्टिमुलेट करेंगे, ये और ज़्यादा मतलब पहले तो हैंड ब्रेक लगी हुई थी, वो और ज़्यादा ब्रेक, डबल ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हम देखें ग्लूटाथायोन क्या है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटाथायोन से अगर हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट हो जाएगा, इसके जो है न्यूरोनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये गाबा रिलीज़ करता है। ठीक है, गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी हार्मोन होता है। अगर ये गाबा रिलीज़ करेगा, तब जो है थैलेमस से जो फाइबर जाते हैं ऊपर मोटर कॉर्टेक्स की तरफ, उनको गाबा जो है इनहिबिट करेगा। ठीक है, इनहिबिट करेगा तो मूवमेंट नहीं होगी। अगर हम इन फाइबर को, अगर हमें कोई मूवमेंट करवानी, तो इन फाइबर को हम इनहिबिट करवाते हैं। हम किस तरह इनहिबिट करवाते हैं, यहाँ पे रिलीज़ करवाते हैं गाबा। अगर हम गाबा इसको यहाँ पे रिलीज़ करवाएंगे, तो ये इनकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, ये इनहिबिट हो जाएंगे। अगर ये इनहिबिट हो जाएंगे तो यहाँ पे गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पे गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे, तो इसकी जो थैलेमस से ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ जो फाइबर जा रहे हैं, उनको इनहिबिशन सिग्नल नहीं मिलेगा। इनहिबिशन सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो स्टिमुलेट होंगे और मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसका काम ही यहाँ पे हमारा यही होता है। अगर हमें मूवमेंट कोई करवानी है तो इसको इनहिबिट करना होगा, अगर इसको मूवमेंट नहीं करवानी तो इसको स्टिमुलेट करना होगा। ठीक है, बेसिकली आप ग्लोबस पेलिडस इंटरनस में जो फाइबर होते हैं पेलाइडोथैलेमिक फाइबर, वो इनहिबिटरी फाइबर होते हैं। ठीक है, वो गाबा रिलीज़ करते हैं, वो मतलब समझें कि ऑटोमेटिक ब्रेक टाइप का काम करते हैं। अगर हम वहाँ पे उन फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे, अगर हमें कोई मूवमेंट नहीं करवानी तो हम उनको स्टिमुलेट करेंगे, हमें मूवमेंट नहीं करवानी तो वो स्टिमुलेट होकर गाबा रिलीज़ करेंगे, और ऊपर जो कॉर्टेक्स की तरफ फाइबर जा रहे हैं, गाबा उनको इनहिबिट करवाएगा। अगर कोई हमें मूवमेंट करवानी है तो यहाँ पे हम इन फाइबर्स को इनहिबिट कराएंगे, इनहिबिट गाबा रिलीज़ करवाएंगे इनके ऊपर, तो ये पूरे इनहिबिट हो जाएंगे। गाबा जाके आगे रिलीज़ नहीं करेंगे, तो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं जाएगा, तो मूवमेंट परफॉर्म होगी। ठीक है, बेसिकली काम ही हमारा यही होता है। ग्लोबस पेलिडस फाइबर्स को या तो हमें स्टिमुलेट करना है या तो इनहिबिट करना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्टिमुलेट करेंगे इन फाइबर को तो मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी, अगर इनको इनहिबिट करेंगे तब मूवमेंट परफॉर्म होगी। ठीक है, ये इस तरह होता है काम। अब ये किस तरह मूवमेंट परफॉर्म होती है, किस तरह कुछ मसल जो है रिलैक्स करती हैं, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये साइड बाय साइड जो सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, अब कुछ मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना आता है, तो किस तरह करवाते हैं, ये डायरेक्ट पाथवे के थ्रू सिग्नल जाता है। किस तरह जाता है हम अभी समझ लेते हैं। ये फाइबर होते हैं, ये ऊपर से देखें मैंने मोटर कॉर्टेक्स छोटा सा बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पोटामिन बना हुआ है, पोटामिन और कॉर्डेट न्यूक्लियस बना हुआ है, और उसके बाद साइड में ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नस, ग्लोबस पेलिडस इंटरनस, और ये थैलेमस बना हुआ है। थैलेमस से वापस जा रहे हैं कॉर्टेक्स के पास सिग्नल। अब देखें कॉर्टेक्स से जो सिग्नल आ रहे हैं स्ट्राइएटम की स्ट्राइएटम की तरफ, तो वो अगर हमें कोई मूवमेंट करवानी है तो ये आकर यहाँ पे ग्लूटाथायोन रिलीज़ करते हैं। ग्लूटाथायोन क्या है, स्टिमुलेटरी हार्मोन है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वो यहाँ आके
जो फाइबर पड़े हुए हैं स्ट्राइएटोपेलाइडल फाइबर, उनको जा आके स्टिमुलेट करेगा। अगर उनको स्टिमुलेट करेगा, जैसे ही वो स्टिमुलेट होंगे तो वो होते हैं इनहिबिटरी फाइबर, आगे जाकर वो गाबा रिलीज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया था अगर ये इस जो ग्लोबस पेलिडस इंटरनस से जो फाइबर निकल रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर गाबा रिलीज़ करवाएंगे, उनको इनहिबिट करेंगे तो मूवमेंट परफॉर्म होगी। अगर इनके ऊपर गाबा रिलीज़ हो रहा है तो ये पूरे इनहिबिट हो जाएंगे, आगे जाकर इनहिबिशन का काम नहीं कर पाएंगे तो मूवमेंट परफॉर्म होगी। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट पाथवे, मूवमेंट परफॉर्म होगी, डायरेक्ट पाथवे के थ्रू मूवमेंट परफॉर्म होती है। अब आते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। अब इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है, ये देखें ऊपर से जो फाइबर आ रहे हैं कॉर्टेक्स से स्ट्राइएटम की तरफ, वो आके ग्लूटाथायोन रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, ग्लूटाथायोन रिलीज़ करवाते हैं इनके जो यहाँ पे फाइबर पड़े हुए हैं इनके ऊपर, ये स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही ये स्टिमुलेट होते हैं ये गाबा रिलीज़ करवाते हैं। ये देखें, नोट करें, ये डायरेक्ट पाथवे में जो फाइबर जा रहे थे ये स्ट्राइएटम से ग्लोबस पेलिडस इंटरनस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट पाथ में जो एक लूप क्रिएट होता है, ये फाइबर जाते हैं ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नस तक। अब जाहिर सी बात है, अगर इनके ऊपर हम ग्लूटाथायोन रिलीज़ करवा रहे हैं, इनको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो आगे जाकर ये स्टिमुलेट हो जाएंगी, बिल्कुल इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये गाबा रिलीज़ करेंगी। अब यहाँ से फाइबर जाते हैं सब थैलामस की तरफ। ये जैसे ही इनके ऊपर ये गाबा रिलीज़ करवाएंगी तो ये आगे वाले सब थैलामस की तरफ जो फाइबर जा रहे हैं ये इनहिबिट हो जाएंगे। अगर ये इनहिबिट हो जाएंगे, आगे जाकर ये गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे। गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे, जो सब थैलामस के ऊपर सब थैलामस से वापस जो फाइबर आ रहे हैं ग्लोबस पेलिडस इंटरनस की तरफ, वो ग्लूटाथायोन रिलीज़ करेंगे। अब ग्लूटाथायोन रिलीज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था कोई अगर मूवमेंट हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे ग्लोबस पेलिडस इंटरनस से हम उन फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे हम स्टिमुलेट इन फाइबर को करेंगे, ये जाके गाबा रिलीज़ करेंगे और गाबा जो है इनहिबिटरी हार्मोन है, मूवमेंट को नहीं करवाएगा। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट पाथवे। मैं आपको दूसरे वीडियो में इनका निमोनिक समझाऊँगा किस तरह याद करना है। बेसिकली आप इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, अब दोनों को हम साथ में रख लें। ठीक है, ये एक डायरेक्ट पाथवे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट पाथवे में क्या हो रहा था, कॉर्टिकोस्ट्राइएटल फाइबर आ रहे थे जो कि ग्लूटाथायोन रिलीज़ करवा रहे थे। ये कलर मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। ये जो बने हुए हैं येलो टाइप कलर, वो स्टिमुलेटरी फाइबर हैं। ये जो रेड टाइप बने हुए हैं ये इनहिबिटरी फाइबर हैं। अब यहाँ से जो कॉर्टिकोस्ट्राइएटल फाइबर आ रहे हैं ये स्टिमुलेटरी फाइबर हैं, यहाँ आके स्टिमुलेट कर रहे हैं स्ट्राइएटोपेलाइडल फाइबर को। अब ये इस फाइबर को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगी, इनके ऊपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आगे जाकर गाबा रिलीज़ करेंगी। गाबा जैसे ही रिलीज़ करेंगी आगे वाले फाइबर इनहिबिट हो जाएंगे, तो आगे जाकर इनहिबिशन ये परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आगे स्टिमुलेट मूवमेंट परफॉर्म होगी। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है, ये आगे आकर ग्लूटाथायोन तो रिलीज़ करते हैं, ये ग्लूटाथायोन रिलीज़ करते हैं तो ग्लोबस पेलिडस एक्सटर्नस की तरफ जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो जाके गाबा रिलीज़ करते हैं। अब गाबा रिलीज़ करते हैं तो जो सब थैलामस की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, वो आगे जाकर गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे। अब गाबा रिलीज़ नहीं करेंगे तो आगे जो फाइबर हो रहे हैं तो उनको इनहिबिशन सिग्नल नहीं मिलेगा, तो वो अपना काम करेंगे, आगे जाकर ग्लूटाथायोन रिलीज़ करेंगे। ग्लूटाथायोन रिलीज़ करेंगे तो ये थैलामस की तरफ जो फाइबर जा रहे हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, आगे जाकर ये गाबा रिलीज़ करेंगे, तो जो होते ही इसका सिग्नल जाएगा कि मूवमेंट परफॉर्म नहीं करनी। ठीक है, ये दोनों साथ में सिग्नल चल रहे होते हैं। कुछ मसल को डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है उनके पास जो है डायरेक्ट पाथवे का सिग्नल जा रहा है, जिनकी इनहिबिशन करवानी है उनका इनडायरेक्ट पाथवे का सिग्नल जा रहा है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन करवाता है ये एक सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करवाता है, यहाँ से रिलीज़ करता है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन आकर यहाँ पे D1 और D2 रिसेप्टर पे काम करता है। अब D1 जो रिसेप्टर होते हैं ये डायरेक्ट पाथवे में होते हैं और D2 जो रिसेप्टर होते हैं इनडायरेक्ट पाथवे में होते हैं। अगर हम D1 रिसेप्टर पे डोपामिन रिलीज़ करवाएं तब स्टिमुलेशन का काम करेगा। अगर हम D2 रिसेप्टर पे काम करवाएं
अगर हम डोपामिन D1 पे रिलीज़ करवाएं तो स्टिमुलेशन का काम होगा, अगर D2 पे रिलीज़ करवाएं तो इनहिबिशन का काम होगा। अगर देखें यहाँ पे स्टिमुलेशन का काम हो रहा है, जैसे ही स्टिमुलेशन का काम यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आगे जाकर ये गाबा रिलीज़ कराएंगी, गाबा से ये मतलब मूवमेंट परफॉर्म होगी। अगर यहाँ से अगर डोपामिन से हम इनहिबिशन करवा रहे हैं तो आगे जाकर तो मॉड्यूलेशन होगी इनडायरेक्ट पाथवे की। मतलब इस तरह समझ लें कि अगर डोपामिन D1 रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहा है या वहाँ पे स्टिमुलेशन करवाएगा तो मतलब पाथवे, डायरेक्ट पाथवे जो है उसकी स्टिमुलेशन होगी, ठीक है। उसकी स्टिमुलेशन होगी तो मूवमेंट प्रोमोट होगी, ठीक है। अब अगर डोपामिन D2 रिसेप्टर पे काम कर रहा है तो उसकी D2 रिसेप्टर के ऊपर उसका काम है इनहिबिशन। D2 रिसेप्टर इनडायरेक्ट पाथवे में था तो उसकी इनडायरेक्ट पाथवे की इनहिबिशन हो जाएगी। अगर उसकी इनहिबिशन होगी, इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या था, मूवमेंट को मतलब नहीं करवाना, तो उसकी इनहिबिशन होगी तो प्रोमोट मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर डोपामिन देखें अगर रिलीज़ हो रहा है D1 पे या D2 पे, मूवमेंट को ही प्रोमोट करवा रहा है, ठीक है। ये इसका काम होता है, ठीक है। ये इस तरह डोपामिन का काम होता है, ठीक है। ये इस तरह सर्किट चल रहा होता है डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे का। अगर देखें कुछ क्लिनिकल केसेस होते हैं, जैसे अगर पार्किंसन में क्या होता है, अगर देखें जैसे अगर कोई ये जो हम पढ़ रहे थे, अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे जो था मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा था, इनडायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो डोपामिन आ रहा था वो प्रो मूवमेंट हार्मोन था, ठीक है। ये आप 3 लफ्ज़ याद रखिएगा। डायरेक्ट पाथवे जो था मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, इनडायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इनहिबिट करता है, और डोपामिन जो है प्रो मूवमेंट हार्मोन है, ठीक है। अगर देखें ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो डोपामिन रिलीज़ कर रहा है, अगर इसकी हम डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, डायरेक्ट पाथवे की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे का काम नहीं होगा, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डायरेक्ट पाथवे ये काम करवा रहा था प्रो मूवमेंट वाला, उसका काम नहीं होगा। डायरेक्ट पाथवे की मतलब स्टिमुलेशन जो डोपामिन करवा रहा था ये स्टिमुलेशन नहीं होगी, जो इनडायरेक्ट पाथवे की इनहिबिशन करवा रहा था वो इनहिबिशन नहीं होगी, मतलब मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, ठीक है, हाइपोकाइनेसिया डिसऑर्डर इससे होगा, ठीक है। मतलब कि डोपामिन कम हो जाएगा, डायरेक्ट पाथवे का काम जो है कम हो जाएगा, इनडायरेक्ट पाथवे का काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा ब्रेक लग जाएगी। इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या था, ब्रेक लगाना, मूवमेंट को ब्रेक लगवाना, तो उसकी ज़्यादा ब्रेक लग जाएगी, तो सिम्टम्स आएंगे हाइपोकाइनेसिया वाले। अब इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं पार्किंसंस डिसऑर्डर, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा या डायरेक्ट पाथवे सब्सटेंशिया नाइग्रा की डिस्ट्रक्शन हो जाए या डायरेक्ट पाथवे की इनहिबिशन हो जाए। इस दोनों तरीक़ों से MCQs आ सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इनको इससे होती है पार्किंसन डिसऑर्डर। और इसमें जो है दूसरे कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, डैमेज टू सब्सटेंशिया नाइग्रा लीड्स टू लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी सब्सटेंशिया नाइग्रा की, तो डोपामिनर्जिक जो डोपामिन को रिलीज़ कर रहे थे वो जो न्यूरॉन होते हैं उनकी जो लॉस हो जाएगी। अब डायरेक्ट पाथवे जो डोपामिन एक्टिवेट करवा रहा था वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो मतलब मूवमेंट नहीं होगी। इनडायरेक्ट पाथवे की जो इनहिबिशन ये डोपामिन करवा रहा था वो नहीं होगी, तो मूवमेंट परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। दोनों सूरतों में हाइपोकाइनेसिया डिसऑर्डर हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्किंसन डिसऑर्डर। इसमें दूसरे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप ट्रेप नाम से याद कर सकते हैं। एक तो होते हैं ट्रेमर्स और दूसरे होते हैं एकाइनेसिया
ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया और पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। जैसे ट्रेमर्स में पार्किंसन डिजीज़ में रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, पिन रोलिंग ट्रेमर्स हो सकते हैं, और रिजिडिटी होती है, लीड पाइप रिजिडिटी होती है, एकाइनेजिया या हाइपोकाइनेजिया हो सकती है, और पोस्चरल इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं जैसे मास्क लाइक फेस नज़र आता है, शफलिंग गेट इसमें होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हम डोपामिन देते हैं, डोपामिन लेवोडोपा की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर है हंटिंगटन डिसऑर्डर। अब ये क्या है, अब इसको आप इस तरह समझ लें, अगर इनडायरेक्ट, ये तो आपने पढ़ा हाइपोकाइनेजिया वाला डिसऑर्डर, ये हाइपरकाइनेजिया क्यों हो सकती है? जैसे देखें इनडायरेक्ट पाथवे की डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब इनडायरेक्ट पाथवे की डिस्ट्रक्शन या तो कॉर्डेट और पोटामिन की डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये इस वजह से हो सकती है, ठीक है। अगर कॉर्डेट या पोटामिन की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इनडायरेक्ट पाथवे जो है इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, या मतलब इनडायरेक्ट पाथवे अपना काम नहीं करेगा। अब इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या था? मूवमेंट को इनहिबिशन करवाना। अब मूवमेंट की इनहिबिशन नहीं होगी तो ये ज़्यादा ही मूवमेंट हो जाएंगी। इसको कहते हैं हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, अगर देखें डैमेज हो जाए ग्लोबस पेलिडस का या फिर स्ट्राइएटम का, तो इनडायरेक्ट पाथवे का डैमेज हो जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथवे का डैमेज हो जाए, इनडायरेक्ट पाथवे अपना काम नहीं करेगा, तो डायरेक्ट पाथवे जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। वो डोमिनेट करेगा तो हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको कहते हैं हंटिंगटन डिसऑर्डर, ठीक है। अब हंटिंगटन डिसऑर्डर में बंदा जो है बार बार इनवॉलंटरी उसको मूवमेंट्स कर रहा होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब थैलामस, अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो तब भी हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब उसमें हम कहते हैं हेमीबालिज्म हो जाता है, मतलब कि कोई वॉयलेंस टाइप की मतलब मूवमेंट होती है उसमें, हेमीबालिज्म में, ठीक है, हेमीबेलिस्मस में, ठीक है, हेमीबेलिस्मस, ठीक है। इतना ही आप समझ लें। अगर ये सब्सटेंशिया नाइग्रा का डिस्ट्रक्शन हो जाए या डायरेक्ट पाथवे की डिस्ट्रक्शन हो जाए तब पार्किंसन डिसऑर्डर होगा। अगर अगर इसका स्ट्राइएटम की या फिर इनडायरेक्ट पाथवे की डिस्ट्रक्शन हो जाए तब होगा तब हंटिंगटन डिसऑर्डर होगा। अगर ये देखें सब थैलामस की डिस्ट्रक्शन हो जाए तब हेमीबेलिज्म होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी इसकी जो है मैं आपको निमोनिक अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।